पॉलिटी का ये तीसरा क्लास है, लगभग 250 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन करवा दिया हूँ 2 पार्ट में, और 150 क्वेश्चन करवा देता हूँ 2 पार्ट में। इस वीडियो को आपको जिस तरीके से लेना है उस तरीके से ले सकते हैं। ये जानने के लिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है मे बी, और आपकी तैयारी इसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित हुआ था 1993 में। कब हुआ था मानवाधिकार आयोग? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 11 में यह बात है कि संसद नागरिकता को विनियमन कर सकता है। कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है? देखिए, जो 243W है ये आता है आपका नगर निगम में। अगर आपको इतना भी पता होगा कि नगर निगम का अनुच्छेद कहां से कहां तक है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल के लिए चयन समिति की संरचना का सही वर्णन करता है? ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट का है, 21 तारीख का मेरा शिफ्ट था। मेरे शिफ्ट में पॉलिटी से लगभग 5 क्वेश्चन था या 4 क्वेश्चन था, ये हमसे नहीं बना था। देखिए, इसमें जो होता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, इतने लोग मिलकर लोकपाल का चयन करते हैं। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री, स्पीकर, विपक्ष का नेता, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के द्वारा नामित प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। और यही क्वेश्चन रिपीट हो गया था कब? अंडर ग्रेजुएट वाले में। तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत होता है, ध्यान रखना इन चीजों को। किसी जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की दोहरी भूमिका क्या होती है? देखिए, दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायाधीश और फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश के रूप में वो कार्य करते हैं। यानी कि उनको 2 काम करना पड़ता है। दीवानी मामले अगर कोई भी रहेगा तो उनके लिए जिला न्यायाधीश, और फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखों से संबंधित रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपी जाएगी? देखिए, अगर राज्य है तो राज्यपाल को वो सौंपेंगे, ये भी आसान चीज है, उस राज्य के संबंधित राज्यपाल को सौंप देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, जो रिट क्षेत्राधिकार होता है कभी भी हाई कोर्ट का अधिक होता है, किसके अपेक्षा? सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा, क्योंकि हाई कोर्ट किसी भी चीज के रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो मोस्टली मूल अधिकार को लेकर रिट जारी करता है। तो क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी देख लो, इसका उपयोग केवल मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए किया जाता है, बाकी चीजों के लिए रिट जारी नहीं करता है, हाई कोर्ट रिट जारी करता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि रिट का जो क्षेत्राधिकार होता है हाई कोर्ट का अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया था? देखो, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें 3 चीज को जोड़ा गया था, उसको अलग कर देना है, बाकी अपने आप बन जाएगा। देखो, पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण 48 का ए 42 में ही जोड़ा गया है। सामान्य न्याय को बढ़ावा देना तथा गरीबों को मुफ्त सहायता प्रदान करना, ये भी 42वां में ही जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी 42 में ही जोड़ा गया है। जो सहकारी समिति है इसको जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के आसपास हुआ था, उसमें इसको ऐड किया गया था। तो अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा था, वो भी डिफिकल्ट वाला। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में शहरी क्षेत्र को बड़े शहरी क्षेत्र या छोटे शहरी क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र में के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार होता है? राज्यपाल के पास ये पावर होता है। किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। वक्फ अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक ही काम हुआ था कि मुस्लिम, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर दिया गया था। दूसरी बात, महिला सदस्यों को भी शामिल किया था, मुस्लिम महिला सदस्यों को भी शामिल किया था इसमें। जो वक्फ वाला क्वेश्चन है वो लगातार पूछ रहा है और इस साल भी पूछ सकता है। हालांकि इस साल 25 के जो और भी अमेंडमेंट हैं जो बहुत ही चर्चा में है, उसको भी आप देख सकते हैं। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है तथा यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है, क्योंकि इस संबंध में कोई भी अपील स्वीकार्य नहीं होती है। अगर लोक अदालत जो भी फैसला सुना दिया गया वो आपको मानना पड़ेगा, उसके बाद अपील नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना इन चीजों को। यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मेरे को सोचना ही नहीं है। निम्नलिखित में से वह कारक नहीं है
जिस पर भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए। ऐसा कौन सा कारक नहीं है? व्यक्तिगत क्षमता और योग्यता ये हो सकता है, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व ये भी हो सकता है, भौगोलिक प्रतिनिधित्व ये भी होता है, विदेशी समुदाय का प्रतिनिधित्व ये बिल्कुल नहीं, इससे कोई संबंध है ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री को मंत्री चुनना होगा तो वो विदेशी समुदाय का प्रतिनिधित्व को ध्यान में क्यों रखेंगे? जाहिर सी बात है, तो भारत के बारे में सोचेंगे। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976। जो अपना ये क्या कहते हैं 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ये इसको ऐड किया गया था। किसको? गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान। बाद में उसमें 48 का ए में एक चीज और ऐड हुआ था, पर्यावरण के रिगार्डिंग चीज ऐड हुआ था, और श्रमिकों का जो ऐसा कह सकते हैं कि सहभागिता है उसको भी ऐड किया। 3 चीज ऐड हुआ था मोस्टली, ये ध्यान रखना, आप टिक कर लोगे। निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? जो भी समझौते योग्य अपराध होगा उसका निपटारा हम लोग लोक अदालत में कर सकते हैं। लोक अदालत बहुत ही कह सकते हैं कि पिछले बार का फेवरेट पॉइंट था एग्जाम के दृष्टिकोण से, अगर देख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 47। कौन सा? आर्टिकल नंबर 47 ये चीज करता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? देखो, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, ध्यान रखना। किसी सहकारी समिति के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अपनी रिपोर्ट आम बैठक आयोजित करने की अधिकतम सीमा क्या होती है? 6 महीना होती है। कितनी होती है? 6 महीने होती है। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपने समन्वय कार्यों के भाग के रूप में किन 2 नीतिगत क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से प्रबंधन किया जाता है? तो यह किया जाता है विदेश संबंध एवं रक्षा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानून को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? भूमि सुधार कानून, ध्यान रखना। कौन सा? भूमि सुधार कानून। सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है? मृत्युदंड के केस में। 1 अप्रैल 2050 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर। करंट का ये क्वेश्चन है। किस अनुसूची और अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसकी सीमा का उल्लेख किया गया है? देखो, जो ये तो आसान है यार। पहला अनुसूची अनुच्छेद 104, इसमें क्या देखना? किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता दी है? ये हुआ था 97 संशोधन अधिनियम, जिसको कह सकते हैं कि इसको तुमको उसमें भी ऐड किया था। डीपीएसपी जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें भी ये चीज को ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश के पास ये है चीज। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? दीवानी न्यायालय। कौन करता है? दीवानी। एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। तो ये सब दीवानी, जो भूमि वगैरह, जो संपत्ति वगैरह, उसमें दीवानी न्यायालय में ये चीज होती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 165, ध्यान रखना। और 76 में जो केंद्र का होता क्या? महान्यायवादी। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा के निर्देश के रूप में भारत में के संविधान में कब जोड़ा गया था? यह हुआ था आपको 42वां संशोधन 1976, जिसमें जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 48 है उसमें एक सब क्लॉज ए जोड़ा गया था, जो कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। उसमें ये पर्यावरण संरक्षण में सुधार की बात करती है, ध्यान रखना इन चीजों को। किस मंत्रालय द्वारा भारत में एंटी डोपिंग, एंटी सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों को प्रशासित किया जाता है? तो ये सब होता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? देखो, जो आकस्मिक निधि वाला चीज होता है ना, उसमें राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करते हैं। भारत में के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? तो संसद के द्वारा की जाती है। सिंपल सा लॉजिक है, संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है।
रेलवे विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं है, इसमें जो 1950 और 1989 है दोनों को विलय कर देना है, यही उसका उद्देश्य था। किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे। जी सही, प्रधानमंत्री जब भी बोलेगा तब वो भंग कर देगा। भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्रायः देखना उसके सौंपे द्वारा विभागों में कैबिनेट मंत्रियों के बराबर का दर्जा होता है? बिल्कुल नहीं। कैबिनेट विभागों पर प्राधिकार प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी विभाग में कोई कार्यकारी जिम्मेदारी प्राप्त नहीं होती, ये भी गलत है। कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीयक दर्जा प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्षों का होता है। कितना होता है? 5 वर्षों का ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में मंत्री परिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखो, जो सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के रिगार्डिंग में बात करूं, इसमें यह कह रहा है कि सभी मंत्री सरकारी निर्णय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं। जी सही। भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। वह इस शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में नगर निगम परिषद और अस्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? नगर आयुक्त। कौन? नगर आयुक्त। 2015 संशोधन द्वारा नागरिकता अधिनियम में कौन सा मुख्य परिवर्तन किया गया? इसमें PIO और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और PIO इन दोनों को विलय कर दिया गया। इसकी योजना चल रही थी, इन दोनों योजनाओं को क्या किया गया? विलय कर दिया गया। 74वां संशोधन 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की? शासन के रूप में संवैधानिक रूपरेखा, यही शक्ति इनको प्रदान की गई थी। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? भूमि अंतरण को। किसको? भूमि अंतरण को। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन की जांच के लिए किस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ था? तो ये हुआ था रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। ध्यान रखना इनको। और एक चीज और याद रखना कि ये करंट का क्वेश्चन है। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह है नीति निर्देशक सिद्धांत में, जिसको 42वें संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया था। ध्यान रखना इस पार्ट को, इन चीजों को, जो निःशुल्क कानूनी सहायता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 59(3) में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विशिष्ट प्रावधान उल्लिखित है? इसमें जो है सो राष्ट्रपति का वेतन और विशेषाधिकार के बारे में ये बात करता है। ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में उल्लिखित है? देखो, इसमें जो है ना सहकारी समिति को बढ़ावा देना है। ये इसीलिए क्वेश्चन इतना भर भर के पूछा है। जो भी हमारा अमेंडमेंट करके जोड़ा गया नीति निर्देशक सिद्धांत है, उससे क्वेश्चन पूछा है। और ये हुआ था 57वां संशोधन जो हुआ था 2011 के आसपास, उसमें इसको ऐड किया गया था। इसमें लगभग एक हुआ था आपको 42वां में 3 चीज को ऐड किया गया है। एक 97 में ऐड किया और एक ऐड किया था कब, जो अपना 86 हुआ था ना 2002 वाला, उसमें ऐड किया था। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, इसकी बात करता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024-25 के विधानसभा चुनाव में जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये मेरे हिसाब से। बाकी जो न्यूज वगैरह देखते हो तो बना ही देंगे किस राज्य में अधिक सीट है, किस में कम आया। करेक्ट आंसर ए बता रहा है। देखते हैं क्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में दिया है, फिर दिल्ली में, फिर जम्मू में और फिर झारखंड में। सही बात है। इलेक्शन पे ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है। भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कार्यवाही और स्थिति को किस प्रकृति का माना जाता है? देखो, इसमें क्या होता है, इसकी कार्रवाई न्यायिक होती है और लोक अदालत को CRCP के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को कौन सी शक्तियां और उत्तरदायित्व प्रदान किए गए थे? इसे संवैधानिक दर्जा और इसको संरक्षण किया गया था। ध्यान रखना इन चीजों को। किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? ये हुआ था 1978 का जो अपना 44वां जो संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें इन चीजों को हटा दिया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है? सरपंच निर्वाचित होता है, पंचायत सचिव नहीं होता है, बाकी प्रधान जिला प्रमुख ये तो होता ही है।
कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए? अनुच्छेद 39 का ए। देखो, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 48 का ए, उसके बाद से एक अभी 43 का बी, ये जितना अनुच्छेद है ये सब बाद में ऐड हुआ है और ये सब के सब जो है ना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? देखो, एक्चुअली राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता ही हो जाएगा। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो ये भारत पाकिस्तान समझौता 1958 की बात हो रही है इसमें। 74वां संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई है, तो वो कौन सी है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? देखो, इस टाइप का एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है झारखंड के सीएम के बारे में। सीएम से अगर पता कर लो तो इसमें दो ऑप्शन टक, रेखा गुप्ता सही है। अब जो उसका ये लोकेशन है वो है शालीमार बाग, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाना, खदान, जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित करने से रोकता है? तो ये बात हो रही है अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है। 23 में जो है सो बलात्, श्रम, इन चीजों के बारे में बात करता है और जो 24 है इसमें बात करता है कि छोटे छोटे बच्चों को जो रिस्क वाले जगह वहां पे काम ना करवाए। इन चीजों को लेके ये दोनों अनुच्छेद डील करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 25। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 25 हो जाएगा। बहुराज्य सरकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? देखो, जो बहुराज्य मतलब कि एक से अधिक राज्य, तो वो संसद उस पर काम करेगा और कोई नहीं काम कर सकता है। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखो, 21, 71 और 92 इसमें जोड़ा गया था तुमको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? संसदीय सचिव जो भी होता है, तो ये आईएएस अधिकारी होते हैं, ये क्यों मंत्रिपरिषद में रहेंगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने लगभग 160 क्वेश्चन जो है सो किया है। कितना किया है? 160 क्वेश्चन। बाकी और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा और आप लोग जो है सो इन चीज़ों को इसी क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी कीजिएगा, तो ही आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। अगर आप अभी भी पुराने तरीके से, पुराने ढंगों से तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको आएगी। बाकी आप इस क्लास को देखने के बाद इसी तरह से तैयारी कीजिएगा तो आपका काम हो सकता है। बाकी ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं लास्ट भाग में। उसके बाद मैं हर टॉपिक का ये PYQ करवा रहा हूँ इसमें चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद।